बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम 8th मैथ की एक्सरसाइज 1.12 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नीचे हमें ये कुछ मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं, तो हमने इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो देखें, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें एक तो ये मालूम होना चाहिए कि सेट किसे कहते हैं। उसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है, सेट की जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है वो किसको कहते हैं। ठीक है, हमें जब इन टर्म्स का पता चल जाएगा तो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है और इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं या मुख्तलिफ किस्में होती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। अब ये मैंने सेट्स की डेफिनेशन लिखी आपके बुक से कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि सेट ऐसी अशिया या ऐसी चीजों का मजमूआ होता है जिसमें कि जो चीजें या जो अशिया होती हैं वो नंबर एक वेल डिफाइंड होती हैं, यानी कि उन चीजों या उन अशिया की वाज़ेह खसूसियात होती हैं, उनको हम वाज़ेह तौर पे पहचान सकते हैं। ठीक है, और दूसरा वो अशिया या वो चीजें डिस्टिंक्ट होती हैं, यानी कि वो जो अशिया का मजमुआ है उसमें जितनी भी चीजें आ रही हैं उसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। उस अशिया के मजमुए में हर ऑब्जेक्ट या हर चीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये दो खसूसियात होंगी तो वो जो अशिया का मजमुआ है उसको सेट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए ये नीचे मैंने दो एग्जांपल लिखी हैं। पहली एग्जांपल मैंने लिखी है, ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल। कि आपके स्कूल के क्लास 8 के स्टूडेंट्स का सेट। ठीक है, अब देखें यहां पर ये जो सेंटेंस है या ये जो जुमला है इससे हमें एक वाज़ेह इंफॉर्मेशन मिल रही है, वेल डिफाइंड इंफॉर्मेशन मिल रही है कि किन बच्चों की बात हो रही है। सिर्फ उन बच्चों की बात हो रही है जो कि आपके स्कूल के क्लास 8 में है। ठीक है, उसके अलावा किसी और क्लास की बात नहीं हो रही। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये एक सेट को जाहिर करता है। नीचे मैंने एक और सेंटेंस लिखा है कि ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल। कि आपके स्कूल में क्लास 8 में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जो ज़हीन बच्चे हैं या ज़हीन बच्चियां हैं, उनका सेट। तो देखें अब यहां पर ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है इससे मीनिंग वाज़ेह नहीं होती, इससे मीनिंग वेल डिफाइंड नहीं होती। क्योंकि देखें एक स्टूडेंट किसी एक टीचर की नजर में तो इंटेलिजेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि वो जो स्टूडेंट है वो उस टीचर के सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, लेकिन वही स्टूडेंट किसी और टीचर की नजर में इतना अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि वो स्टूडेंट उस दूसरे टीचर के सब्जेक्ट में इतना अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, उसके सब्जेक्ट में इतना लायक ना हो। ठीक है, तो फिर मुख्तलिफ टीचर के नजदीक आपका जो क्लास 8 है उसमें जो इंटेलिजेंट या लायक बच्चे होंगे उन मुख्तलिफ टीचर के नजदीक मुख्तलिफ सेट बनेगा, क्योंकि हर टीचर अपने हिसाब से मुख्तलिफ बच्चों को ज़हीन समझ रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में जो इंफॉर्मेशन है या इस जुमले में जो मालूमात दी गई हैं वो वाज़ेह नहीं है, उनका कोई वाज़ेह सेट नहीं बन सकता। मुख्तलिफ टीचर की नजर में मुख्तलिफ सेट बनेंगे, तो फिर ये जो जुमला है ये सेट को जाहिर नहीं करता, क्योंकि इस जुमले में जो इंफॉर्मेशन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब जो सेट है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह के अब हम ये क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि हमने सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस तरह सेट की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, सेट को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सबसे पहले इसमें जो पहली टाइप है सेट लिखने की उसको हम कहेंगे टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये टेबुलर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म में सेट को किस तरह लिखा जाता है? देखिए, सेट को जब भी लिखा जाता है, सेट को हमेशा जो इंग्लिश कैपिटल लेटर्स होते हैं, इंग्लिश के बड़े हरूफ ABCDEF, जो भी आप इंग्लिश का लेटर यूज कर ले, इन बड़े हरूफ से सेट को दिखाया जाता है। जैसे अब ये सेट A है, ये सेट B है, ये सेट C है। ठीक है, और इस टेबुलर फॉर्म में जो सेट है इसको शो करने के लिए ये दो करली ब्रैकेट या दरमियानी ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अंदर जो सेट के एलिमेंट होते हैं या जो सेट के मेंबर होते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया कि शिया का मजमुआ सेट कहलाता है। ठीक है, तो वो जो मजमुआ होता है शिया का, वो जो उनको एलिमेंट या मेंबर कहा जाता है। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जरा कॉमा डाल के सेपरेट किया जाता है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब ये सेट A है, इसमें ये कुछ नंबर्स डाले गए हैं और इन नंबर्स को कॉमा डाल के सेपरेट किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो A सेट है ये कुछ नंबर्स को जाहिर करता है। ठीक है, इस तरह ये सेट B है, ये इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स हैं या इंग्लिश के लेटर है या इंग्लिश के हरूफ है, उनको जाहिर करता है। ठीक है, इसी तरह ये एक सेट C है, इसमें देखें ये जितने भी ऑड नंबर या ताक नंबर होते हैं, ऑड नंबर या ताक नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 17 एंड सो ऑन, ये सारे जो है ताक नंबर होते हैं या ऑड नंबर होते हैं। और ऑड नंबर या ताक नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि प्लस साइन के साथ भी हो सकता है, माइनस साइन के साथ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने +-1 +-3 +-5 लिखा है। तो ये जो सेट है ये ऑड नंबर या ताक नंबर को जाहिर करता है। ठीक है, तो ये जो टाइप है ये होगी टेबुलर फॉर्म। ठीक है,
और नेक्स्ट जो टाइप है सेट लिखने की उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जिस तरह के यहां पर हमें ये क्वेश्चन में भी कहा गया है कि हमें कुछ सेट दिए गए थे, उनको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब होता है कि अगर हम सेट को जुमले की सूरत में लिखें, ठीक है, जैसे आप देखें ये ऊपर जो है हमने ये 3 सेट टेबुलर फॉर्म में लिखे हैं। अगर इन तीनों सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में लिखेंगे, अब पहला सेट है, इसमें 1 से लेके 10 तक जो है नंबर्स आ रहे थे, और ये नंबर जो है नेचुरल नंबर कहलाते हैं या कुदरती आदाद कहलाते हैं। जो भी हम डेली लाइफ में नंबर यूज करते हैं काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 5, ये सारे कुदरती आदाद या नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम जुमले की सूरत में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, क्योंकि ये 1 से 10 तक नेचुरल नंबर दिए गए हैं तो मैंने लिख दिया फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको हमने जुमले की सूरत में लिख दिया। इसी तरह ये सेट बी है, अब इसमें ये इंग्लिश अल्फाबेट्स आ रहे हैं या इंग्लिश लेटर्स आ रहे हैं, और ये कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, और ये जो आखिरी हरूफ होते हैं 5 वो वाले लेटर्स हैं, उन लेटर्स पे मिलकर ये सेट बना है। तो इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे बी, ये जो सेट बी है इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट, के इंग्लिश के आखिरी जो 5 हरूफ होते हैं, ये जो सेट बी है ये उनको जाहिर करता है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये सेट सी है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ये ऑड नंबर्स हैं, ताक नंबर्स हैं, तो इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ये जो सेट है ये ऑड नंबर्स को या ताक नंबर को जाहिर करता है, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप हो गई सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब तीसरी जो टाइप है सेट की उसको कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। अब ये जो टाइप है ये अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, हो सकता है कि शुरू में आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, ठीक है, लेकिन जब इसके क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में हम इसको बार बार सॉल्व करेंगे तो आपको इसको समझने में मजीद आसानी होगी। आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि शुरू में इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है। हालांकि हमने क्लास 7 में ये पढ़ के आए ये टॉपिक, लेकिन फिर भी शुरू में स्टूडेंट को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। अब सेट बिल्डर नोटेशन में सेट को किस तरह जाहिर करते हैं, लेकिन इसमें भी जो सेट है उसको जिस तरह के टेबुलर फॉर्म में मुख्तलिफ सिंबल यूज करके सेट को जाहिर करते थे, यहाँ पर भी मुख्तलिफ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है सेट को जाहिर करने के लिए। इन सिंबल को मैथमेटिकल नोटेशन भी कहा जाता है। जैसे देखें यहाँ पर अब ये एक लाइन है, इसको सच दैट पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह ये एक सिंबल है, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। इसी तरह ये जो सिंबल है इसको एंड पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह ये सिंबल है यहाँ पर ये लेस एंड इक्वल टू इसको पढ़ेंगे। इसी तरह यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल भी हो सकता है, या सिर्फ लेस देन भी हो सकता है, सिर्फ ग्रेटर देन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ मैथमेटिकल नोटेशन मिला के जो सेट लिखा जाता है तो उस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन कहा जाता है। और सेट बिल्डर नोटेशन में जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ पर ये ऑड नंबर थे, ठीक है, इस सेट में ये एलिमेंट्स आ रहे थे, या जिस तरह ये सेट बी में जो है ये इंग्लिश लेटर्स आ रहे थे, ये इसके एलिमेंट थे। तो ये जो सेट बिल्डर नोटेशन है इसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रखा जाता है। आप एक्स वाई जेड किसी भी लेटर के इक्वल आप वो जो एलिमेंट्स हैं उनको रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें ये जो 3 सेट टेबुलर फॉर्म में थे इनको हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा। अब इन्हीं 3 सेट को अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो किस तरह लिखेंगे। अब ये सेट ए है, सेट ए में जो था उसमें जो पहले 10 कुदरती आदाद थे, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर वो आ रहे थे, ठीक है। तो हमने लिखा है एक्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रखा जाता है। तो यहाँ पर हमने उन एलिमेंट्स को या वो जो 10 नेचुरल नंबर थे उनको हमने एक्स के इक्वल रखा है, ठीक है। तो मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, के वो जो एलिमेंट हैं जिनको हमने एक्स इक्वल रखा है वो किस सेट से बिलोंग करते हैं, वो नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। ये एन जो है वो नेचुरल नंबर का सेट जाहिर करता है। ये भी आगे आ रहा है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो हम डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो वो जो 10 नंबर आ रहे थे ये वाले, ये सारे नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। इनका ताल्लुक कुदरती आदाद में से है, ठीक है। और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इस एंड एक्स इज लेस एंड इक्वल टू 10, और आगे हमने फिर रेंज बता दी। चूंकि यहाँ पर 10 तक हमें ये नंबर दिया गया था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि वो जो कुदरती आदाद हैं, वो जो नेचुरल नंबर है जिनको हमने एक्स इक्वल रखा, वो उनकी रेंज क्या है, वो या तो 10 है या 10 से उनकी वैल्यू कम है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक जितने भी नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद हैं उनके सेट को हमने इस तरह सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा सेट था जिसमें के लास्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स थे, ठीक है। तो इसको अब हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने लिखा है एक्स, यानी कि अब यहाँ पर जो लास्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स थे उनको हमने एक्स के इक्वल रखा। जिस तरह आपको मैंने बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन में जो जितने भी एलिमेंट होते हैं हम उनको किसी भी इंग्लिश लेटर के इक्वल रखते हैं। यहाँ पर हमने एक्स इक्वल रखा, तो यह आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू लास्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें जो एलिमेंट्स हैं
जो मेंबर्स हैं जिनको हमने एक्स के इक्वल रखा है वो किससे ताल्लुक रखते हैं, वो जो इंग्लिश के आखिरी 5 हरूफ है वो वाले एलिमेंट इसमें शामिल है। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि ये जो एक्स या वो जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं लास्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट से। ठीक हो गया। उसके बाद ये सेट सी था, ये जो ऑड नंबर थे, ताक नंबर थे, उनका सेट था। तो इसको अगर हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने लिखा है एक्स। अब यहां पर ये जितने भी ऑड नंबर या एलिमेंट्स आ रहे थे ताक नंबर, इनको हमने एक्स को लग दिया। आप एक्स वाई जेड कोई भी यहां पर लेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ जो है वो ऑड नंबर के सेट को जाहिर करता है, जिस तरह एन जो है वो नेचुरल नंबर या कुदरती आदात के सेट को जाहिर करता है, इसी तरह ओ जो है वो ऑड नंबर या ताक नंबर के सेट को जाहिर करता है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में, ये एलिमेंट किससे ताल्लुक रखते हैं, किससे बिलोंग करते हैं, ऑड नंबर में से हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने इस सेट को भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो मैं अगेन रिपीट करता हूं कि देखें ये थोड़ा सा शुरू में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता होता है, लेकिन जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और वहां पर बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इसकी समझ आ जाएगी, आपने परेशान नहीं होना है जी। तो ये हमने सेट्स की जो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं वो हमने देख ली। अब मैं आपको कुछ जो मशहूर सेट्स हैं जिनका इस्तेमाल इस चैप्टर में बार बार होगा, ठीक है, तो हम वो वाले सेट देख लेते हैं, उनको समझना भी हमारे लिए जरूरी है। अगर हम उन सेट्स को समझ लेंगे तो हमें इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जल्दी जल्दी आपको उस सेट जो है उनको एक्सप्लेन करता हूं कि हम कुछ सेट इस चैप्टर में बार बार देखेंगे। देखें, इसमें सबसे पहले है ये नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट एन से शो किया जाता है, और आपको मैंने ऊपर बताया कि जितने भी हम डेली लाइफ में नंबर यूज करते हैं काउंटिंग के लिए 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर या कुदरती आदात कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह उसके बाद अगर ये जो नेचुरल नंबर है इनके साथ अगर जीरो को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर जो सेट बनता है वो होल नंबर्स का सेट कहलाता है। होल नंबर्स को उर्दू में मुकम्मल आदात बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुकम्मल आदात का सेट है, इसको डब्ल्यू से शो करते हैं। ठीक है, इसमें और नेचुरल नंबर के सेट में फर्क क्या होता है कि नेचुरल नंबर के सेट में जीरो नहीं होता और होल नंबर के सेट में जीरो भी शामिल हो जाता है। ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट सेट है ये इंटीजर का सेट है, इसको जेड से शो किया जाता है। देखिए, जितने भी आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर जो कि प्लस साइन या माइनस साइन के साथ है, उनको अगर आप इकट्ठा कर ले और उनके साथ जीरो को भी ऐड कर लें तो फिर जो सेट बनता है वो इंटीजर्स का सेट कहलाता है, जिसको उर्दू में सही आदात बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीजर का जो सेट है उसको जेड से शो किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो सही आदात का सेट है उसको जेड से शो किया जाता है, और इसमें जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर होते हैं उनको लिखा जाता है और उनके साथ जीरो को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एक सेट है ऑड नंबर का, ये भी मैंने आपको बता दिया। जितने भी ताक नंबर होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, उनका जो सेट है उसको ओ से या ऑड नंबर के सेट से जाहिर किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो सेट है वो है इवन नंबर का सेट या जुफ्त आदात का सेट। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सके, ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं उनको जुफ्त आदात या इवन नंबर्स कहा जाता है। इवन नंबर्स के साथ जीरो को भी शामिल किया जाता है, जीरो भी इवन नंबर में आता है। ठीक है, तो ये जो सेट है इसको ई से जाहिर किया जाता है, यानी कि जो इवन नंबर या जुफ्त आदात का सेट होता है उसको ई से जाहिर किया जाता है। दूसरा मैंने देखा यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है दोनों सेट में, तो देखें आप ऑड नंबर या इवन नंबर वो प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये कुछ मशहूर सेट थे, इनको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब ये सेट चूंकि आगे एक्सरसाइज में बार बार इस्तेमाल होंगे, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। अब क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। के नीचे हमें मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं, हमने इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में लिखना है। अब ये कुछ सेट है, ये देखें टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं, मैंने भी आपको सेट्स की टाइप्स के बारे में बताया। ठीक है, तो ये टेबुलर फॉर्म में है और ये नीचे जो है ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में भी कुछ सेट दिए गए हैं। तो हमने इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि जुमले की सूरत में लिखना है। ठीक है, पार्ट 1 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है। अब इस सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो देखें तो सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये सेट लिखा, ये सेट अब हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में लिखना है। तो देखें अब इसमें एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं, इसमें 1 3 5 7 9 5 एलिमेंट्स हैं, और अगर इन एलिमेंट्स को आप गौर से देखें तो ये सारे ऑड नंबर है या ताक नंबर है। ठीक है, तो हम फिर इसका जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है अगर इसको हम लिखना चाहेंगे तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम लिखेंगे कि जो सेट ए है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, जो पहले 5 ताक नंबर या ऑड नंबर्स होते हैं ये उनका सेट है। ठीक है, तो हमने इस सेट को जो कि टेबुलर फॉर्म में था उसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें ये सेट बी दिया गया है। ठीक है, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सेट लिख दिया, अब ये सेट हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है।
तो देखें अब इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में लिखना है। तो इसके अगर आप एलिमेंट देखें, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इवन नंबर या जुफ्त आदाद है, क्योंकि ये सारे जो नंबर्स हैं ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हो उनको इवन नंबर या जुफ्त आदाद कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको जब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे कि ये जो सेट बी है ये इक्वल है सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर। क्योंकि ये पहले 5 जुफ्त आदाद या इवन नंबर्स हैं, तो मैंने लिख दिया कि ये जो सेट है ये पहले 5 जुफ्त आदाद पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 3 में आ जाए, यहां पर हमें ये सेट दिया गया है, सेट सी है। अब ये सेट हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सेट लिख दिया। अब इस सेट को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या जुमले की सूरत में लिखेंगे। तो देखें अब इस सेट में अगर आप एलिमेंट देखें तो इसमें 0 से लेके 10 तक कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं। ये अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन सेक्शन में कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को इकट्ठा करके लिखें और उनके साथ 0 ऐड कर लें तो फिर जो सेट बनता है वो इंटीजर्स या सही आदाद का सेट बनता है। तो अब इस सेट में इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स की रेंज क्या है, 0 से लेके 10 तक जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे इस सेट में आते हैं। ठीक है, तो अब इस सेट को आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में लिखेंगे तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 10। ये 0 और 10 के दरमियान जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी सही आदाद होते हैं, ये सेट उन आदाद पर मुश्तमिल है। ठीक हो गया। उसके बाद आप पार्ट 4 पे आ जाएं। यहां पर देखें ये सेट डी है, इसमें हमें ये इंग्लिश लेटर्स या इंग्लिश अल्फाबेट दिए गए हैं AEIOU। इस सेट को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने ये सेट लिखा, ये सेट हमें टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या जुमले की सूरत में लिखेंगे तो देखें ये जितने भी लेटर्स आ रहे हैं ये कौन से लेटर्स हैं इंग्लिश के, ये वॉवल्स कहलाते हैं। हम जानते हैं कि इंग्लिश में 5 जो लेटर्स या 5 हरूफ जो है वो वॉवल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो मैंने लिखा है D इज इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश हरूफ में जो वॉवल हरूफ होते हैं ये उनका सेट। ठीक है, तो हमने इस सेट को भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाए। यहां पर अब ये सेट हमें दिया गया है सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में। ठीक है, मैंने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म को भी इंट्रोडक्शन सेक्शन में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या जुमले की सूरत में लिखना है, तो इसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये सेट लिख दिया। अब देखें इस सेट को हम अगर समझें, आपको मैंने बताया था कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किसी भी इंग्लिश लेटर के इक्वल रखा जाता है। जैसे यहाँ पर x के इक्वल रखा गया, तो अब ये है x such that x belongs to n। इस सेट ई में जो एलिमेंट्स हैं वो n या नेचुरल नंबर के सेट से ताल्लुक रखते हैं। एक तो हमें ये पता चल गया, एंड x इज लेस एंड इक्वल टू 100। और दूसरा वो जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने x इक्वल रखा है वो उनकी जो रेंज है वो या तो 100 है या 100 से कम है, यानी कि 1 से लेके 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये उनका सेट शो करता है। ठीक है, तो इसको अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि E इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस आर इक्वल टू 100। ठीक है, कि 100 के बराबर या 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं ये उनका सेट है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, पीछे मैंने 3-4 जगह पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जितने भी हम डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए नंबर यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद कहलाते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो सेट है ये 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 6 पे आ जाए। यहां पर ये सेट भी हमें सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में दिया गया है, तो इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि जुमले की सूरत में लिखेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सेट लिखा। अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो उसके लिए पहले सेट को समझते हैं। देखें यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनको y के इक्वल रखा गया, जिस तरह कि आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेक्शन में बताया और पिछले पार्ट में बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उनको किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रखा जाता है। तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इनको y के इक्वल रखा गया है। ठीक है, तो अब इसको हम पढ़ेंगे। ये है y such that y belongs to p, कि इस सेट f में जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने y के इक्वल रखा है वो किससे बिलोंग करते हैं, p से बिलोंग करते हैं। p कौन सा सेट होता है, जो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनके सेट को p से जाहिर किया जाता है। अच्छा, इसको पहले मैं ये सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको दिखाता हूं, उसके बाद मैं ये प्राइम नंबर भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जुमले की सूरत में लिखना चाहेंगे तो मैंने लिखा है f इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं ये उनके सेट को जाहिर करता है। अच्छा, देखिए अब प्राइम नंबर किसको कहते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखी है प्राइम नंबर्स की। ये मैंने कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल यहाँ पर लिखी है। देखें ऐसे नंबर जिन पे के डिवाइड होने वाले नंबर्स की तादाद सिर्फ 2 होती है, यानी कि वो जो नंबर्स होते हैं वो या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं।
उसके अलावा उन नंबर्स को कोई और नंबर डिवाइड नहीं करता। जैसे 2 है, अब 2 पे 1 डिवाइड होगा या 2 इटसेल्फ डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर इस पे डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 3 पे या तो 1 डिवाइड होगा या 3 डिवाइड होगा, ठीक है। इसी तरह 5 है, 7 है, 11 है, 13 कर लें, 17 कर लें, 19 कर लें, 23, ये सारे जो है प्राइम नंबर है, जिनको उर्दू में मुफरिद आदाद कहा जाता है। ये ऐसे नंबर होते हैं जिन पे जो डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं, किसी नंबर पे जो नंबर डिवाइड होते हैं उनको फैक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। तो इनके जो फैक्टर्स की तादाद होती है या इन पे जो डिवाइड होने वाले नंबर्स होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं, ठीक है। ऐसे सारे नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये जो पी सेट है ये प्राइम नंबर के सेट को जाहिर करता है, ठीक है। अब हमने अपने आंसर में बस इतना ही लिखना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, लेकिन ये सिर्फ ये इस पी को या प्राइम नंबर को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दी, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ठीक है। बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि प्राइम नंबर या मुफरिद आदाद किसको कहते हैं। इसके ऑपोजिट में फिर कंपोजिट नंबर या मुरक्कब आदाद होते हैं, वो आगे जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो सेट था ये प्राइम नंबर को जाहिर कर रहा था, तो मैंने लिख दिया कि f इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये सेट जो है ये प्राइम नंबर या मुफरिद आदाद पर मुश्तमिल है। तो इस तरह हमने इस सेट को, जो कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में था, इसको भी हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि जुमले की सूरत में लिख दिया, ठीक है। और इसको मैं डिलीट कर लेता हूं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। नीचे हमें ये मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं, इन सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सेट की टेबुलर फॉर्म क्या होती है, देखें इस एक्सरसाइज पे जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर मैंने सेट की मुख्तलिफ जो टाइप्स होती हैं उनको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं। देखें यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि जो सेट है इसको 3 तरीकों से लिखा जा सकता है, एक टेबुलर फॉर्म में, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और एक सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में, ठीक है। मैंने इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमें ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें जो सेट दिए गए हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए, जुमले की सूरत में दिए गए हैं, तो इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक हो गया। अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये सेट ए दिया गया है। अब ये सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, जुमले की सूरत में, तो इस सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सेट लिखा, अब इस सेट को हम पढ़ते हैं। ये है सेट ऑफ होल नंबर्स। ये जो सेट ए है ये होल नंबर या मुकम्मल आदाद पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो होल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स के दरमियान नंबर्स डाल दिए, 0 से इनको स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 और इस तरह ये आगे चलते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह मैंने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। आपको मैंने बताया था कि टेबुलर फॉर्म में सेट को लिखने के लिए इस तरह ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको कॉमा डाल के जो है सेपरेट किया जाता है या अलग-अलग किया जाता है। अब इसमें जो एलिमेंट्स है ये होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स या मुकम्मल आदाद को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो होल नंबर होते हैं, अगर आप कुदरती आदाद के साथ 0 को शामिल कर लें तो फिर जो सेट बनता है वो होल नंबर या मुकम्मल आदाद का बनता है, ठीक है। तो चूंकि ये होल नंबर का सेट था इसलिए इसको हमने 0 से स्टार्ट किया, ठीक है। 0 से ये स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 और इस तरह आगे चलता जाएगा। इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो काउंटलेस है, यानी कि उनका कोई एंड नहीं है, वो बेशुमार, ठीक हो गया। ये क्योंकि ये डॉट 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 का मतलब होता है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं ये अभी कंटिन्यूड है, आगे चलते जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप पार्ट 2 पे आ जाए। यहां पर हमें ये सेट बी दिया गया है। अब ये सेट है लेटर्स ऑफ द वर्ड फुटबॉल, ठीक है। कि जो फुटबॉल लफ्ज है इसमें ये जो लेटर्स आ रहे हैं, जो हुरूफ आ रहे हैं, इन हुरूफ को हमने सेट की सूरत में लिखना है। अब ये सेट हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, जुमले की सूरत में हमें दिया गया है, इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सेट लिख दिया, अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि जो सेट बी है, मैंने लिखा बी इज इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट में ये जो लफ्ज फुटबॉल है इसमें जितने हुरूफ आ रहे हैं वो मैंने यहां पर लिख दिए, ठीक है। देखिए आपके बुक पे जो आंसर है वहां पर ये अब फुटबॉल देखें और 2 दफा आ रहा है या एल 2 दफा आ रहा है, तो आपके बुक में यहाँ पर ओ 2 दफा लिखा गया है और एल को भी 2 दफा लिखा गया है, जो कि एक टाइपिंग मिस्टेक है। क्योंकि आपको मैंने सेट की डेफिनेशन के टाइम बताया था कि अगर सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट हो जाए, अगर कोई भी एलिमेंट 2 दफा आ जाए तो फिर वो सेट नहीं रहता, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर ओ 2 दफा लिखेंगे और एल 2 दफा लिखेंगे तो इसका मतलब है फिर ये सेट नहीं रहेगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपने ओ को भी एक बार ही लिखना है और एल को भी एक ही बार लिखना है, क्योंकि हमने ये जो लफ्ज फुटबॉल है इसमें जितने लेटर्स हैं उनको हमने लिखना है। तो जब हमने ओ लिख दिया तो उसका मतलब है कि ये दोनों ओ यहाँ पर कवर हो गए। इसी तरह यहाँ पर हमने एल लिख दिया तो उसका मतलब है कि दोनों एल यहाँ पर कवर हो गए, ठीक है। तो आपने एक बार ओ लिखना है, एक बार एल लिखना है, ठीक हो गया। उसके बाद आप पार्ट 3 पे आ जाए। यहां पर हमें ये सेट सी दिया गया है, सेट ऑफ इंटीजर के इंटीजर या सही आदाद जो होते हैं ये सेट सी उन पे मुश्तमिल है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सेट लिखा, अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, जुमले की सूरत में है, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे
तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट में मैंने इंटीजर्स को डाल दिया। इंटीजर्स का आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया था कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को इकट्ठा करके लिखें और उनके साथ जीरो को भी ऐड कर लें तो फिर जो सेट बनता है वो इंटीजर्स या सही आदाद का सेट बनता है। तो ये मैंने जीरो से स्टार्ट किया, +-1 +-2 +-3 और इस तरह ये जो सेट है आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस सेट सी को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 है, यहां पर हमें सेट डी दिया गया है, सेट ऑफ सोलर मंथ स्टार्टिंग विद लेटर जे। कि जो सोलर मंथ होते हैं या शमसी महीने होते हैं, ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनको सोलर मंथ या शमसी महीने कहा जाता है। तो ये जो सेट डी है ऐसे सोलर मंथ या ऐसे शमसी महीनों पे मुश्तमिल है जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखें पहले तो मैंने ये सेट लिखा, अब ये सेट जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया था, अब इसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सेट डी इज इक्वल टू, उसके बाद जो जो महीना जे से स्टार्ट होता है, जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है, मैंने उनके नाम यहां पर लिख दिए। तो ये हमने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 5 है, यहां पर हमें ये सेट ई दिया गया है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, जो इंग्लिश के हुरूफ होते हैं उनका सेट। ठीक है, ये जो सेट ई है ये इंग्लिश के हुरूफ या इंग्लिश के अल्फाबेट पे मुश्तमिल है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सेट लिखा, अब ये सेट हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में दिया गया था, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू, उसके बाद जो इंग्लिश हुरूफ है वो हम इस सेट में लिख लेंगे। तो मैंने ए बी सी डी, उसके बाद डॉट 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 डाल दिया। इसका मतलब है कि ये जो डी के बाद ये सारे लेटर्स चलते जा रहे हैं और एंड कहां पर होंगे, जेड पर होंगे, यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी इंग्लिश लेटर्स हैं या इंग्लिश हुरूफ है, ये जो सेट ई था उन पे मुश्तमिल था। तो इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पार्ट 6 है, यहां पर हमें सेट एफ दिया गया है, नंबर लेस देन 30 एंड डिविजिबल बाय 5। कि ये जो सेट एफ है इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं वो 30 से उनकी वैल्यू कम है और जो भी नंबर आ रहा है हर नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सेट लिखा जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, जुमले की सूरत में था, इसको आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा f इज इक्वल टू, उसके बाद आप 30 से कम वो सारे नंबर लिख लें जो कि 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो 5, 10, 15, 20 और 25 ये वो नंबर है जो कि वैल्यू में 30 से लेस है और 5 से डिविजिबल है या 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये नीचे हमें कुछ सेट दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो सेट है ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, ये सेट हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में या जुमले की सूरत में दिया गया है। इस तरह ये हमें मुख्तलिफ सेट दिए गए हैं, तो हमने इन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखें इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था वहां पर आपको मैंने सेट की टाइप्स के बारे में बताया था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि देखें यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेट को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। इसमें एक टेबुलर फॉर्म है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और एक सेट बिल्डर नोटेशन है। ये 3 टाइप मैंने डिटेल से एक्सप्लेन की हुई थी, तो अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो देख लीजिए। ठीक है, तो अब यहां पर हमें ये जो सेट है ये हमें या तो टेबुलर फॉर्म में दिए गए हैं या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए गए हैं, यानी कि जुमले की सूरत में दिए गए हैं। हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अब पार्ट 1 है, यहां पर हमें ये सेट ए दिया गया है, इसके एलिमेंट देखें ये 0 से लेकर 10 तक इसमें नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था कि जब नंबर्स के साथ 0 को शामिल कर दिया जाए तो तब जो सेट बनता है वो सेट होल नंबर्स या मुकम्मल आदाद का सेट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे। तो देखें ये आ जाएगा, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू, अब आपको मैंने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में इंट्रोडक्शन सेक्शन में सेट बिल्डर नोटेशन के बारे में डिटेल से बताया था कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रखते हैं, जैसे एक्स वाई जेड या कोई भी आप लेटर ले लें। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको हमने इक्वल रख दिया एक्स के। ठीक है, तो मैंने लिखा है एक्स such that x belongs to w। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये सारे होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया कि x यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये होल नंबर से बिलोंग करते हैं या सही आदाद का जो सेट है उससे ताल्लुक है इनका, एंड x इज लेस एंड इक्वल टू 10। और चूंकि इनकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 10 तक है, तो मैंने लिख दिया कि ये जो एलिमेंट्स हैं या ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये 10 के बराबर या 10 से इनकी वैल्यू छोटी है, यानी कि 0 से लेकर 10 तक जितने भी होल नंबर्स हैं, जितने भी मुकम्मल आदाद है, ये उनका सेट है। ठीक है, तो हमने इस सेट को जो कि टेबुलर फॉर्म में था इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया।
जी, अब पार्ट 2 है। यहां पर हमें सेट दिया गया है b इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर, यानी कि जो ऑड नंबर या ताक आदाद होते हैं ये सेट b उन पे मुश्तमिल है। ताक आदाद या ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब इस सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सेट लिखा, अब ये सेट हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया, यानी कि जुमले की सूरत में दिया गया। अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि बी इज इक्वल टू, अब जिस तरह के आपको मैं पिछले पार्ट में मैंने बताया और क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिटेल से बताया था कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में हम जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रखते हैं। यहाँ पर हमने ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो ऑड नंबर्स हैं, उनको एक्स के इक्वल रख दिया, ठीक है। तो मैंने लिखा है एक्स सच दैट, यानी कि इस सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एक्स के इक्वल रखा है, ये कौन से सेट से बिलोंग करते हैं? एक्स बिलोंग टू ओ। ओ जो है वो ऑड नंबर या ताक नंबर के सेट को जाहिर करता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से बताया था, ठीक है। तो इस तरह हमने इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है, सेट सी है। इसमें देखें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं 3, 6, 9, 12 और 15। तो इस सेट को हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सेट लिखा जो कि टेबुलर फॉर्म है, इसको अब सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो देखें इस सेट को अगर हम समझें, इसमें हमें 5 एलिमेंट दिए गए हैं। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं या जो भी नंबर्स हैं, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, कुदरती आदाद है, ठीक है। आपको मैं पिछले 2 क्वेश्चन में डिटेल से बताता रहा हूं कि ऐसे नंबर जो कि हम डेली लाइफ में काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद कहलाते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। और दूसरा, हर नंबर जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जितने भी नंबर्स हैं ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सेट सी है, इसमें 5 एलिमेंट हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हैं और हर नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि सेट सी इक्वल है, अब यहां पर ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मैंने y के इक्वल रख दिया। आपको मैंने पिछले 2 पार्ट में बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रखते हैं। तो यहां पर मैंने इन एलिमेंट्स को या ये जो नंबर्स हैं इनको मैंने y के इक्वल रखा है, ऊपर मैंने इनको x के इक्वल रखा था एलिमेंट्स को, ठीक है। यहां पर मैं y के इक्वल रख रहा हूं ताकि आपके ध्यान में ये ना हो कि हमने हर दफा x लेटर ही यूज करना है, हम कोई सा भी लेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है y, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने y के इक्वल रखा है, such that y is set of first 5 natural number divisible by 3। जिस तरह आपको मैंने बताया कि ये 5 ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। पहले 5 ऐसे नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इस सेट को हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इस तरह लिख दिया कि इनके जो एलिमेंट्स हैं जिनको हमने y के इक्वल रखा है, ये एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं, किससे ताल्लुक रखते हैं? ये जो है पहले 5 नेचुरल नंबर हैं जो कि 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इस सेट को भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है डी। इसमें अब ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं ABCD से लेके Z तक, ठीक है। तो इसको अब हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सेट लिखा जो कि टेबुलर फॉर्म में है, अब इसको सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो बहुत ही इजी इसका सोल्यूशन होगा। हम लिखेंगे D इज इक्वल टू, अब यहां पर मैंने ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो अल्फाबेट्स हैं, इनको मैंने Z के इक्वल रख दिया, ठीक है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो एलिमेंट्स आ रहे होते हैं उनको हम किसी भी इंग्लिश लेटर के इक्वल रखते हैं। तो जैसे ऊपर मैंने यहाँ पर X यूज किया, यहाँ पर Y यूज किया, अब यहाँ पर मैं लेटर Z यूज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास अल्फाबेट है इनको मैंने Z के इक्वल रखा। अब ये जो अल्फाबेट्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? तो मैंने लिखा है सच दैट Z इज सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। चूंकि ये जो इंग्लिश के छोटे हुरूफ या स्मॉल लेटर्स हैं, ठीक है, तो मैंने लिख दिया कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनको हमने Z के इक्वल रखा है, ये कौन से एलिमेंट्स हैं? ये इंग्लिश के स्मॉल अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने इस सेट को भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट पार्ट 5 है, इसमें हमें ये सेट E दिया गया है, सेट ऑफ डेज इन अ वीक। ये हफ्ते के जो दिनों के नाम है उन नामों पर मुश्तमिल ये सेट E है, ठीक है। तो अब देखें इस सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सेट लिखा जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में था, यानी कि जुमले की सूरत में है। तो इसको अब सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे E इज इक्वल टू, अब यहां पर ये जो एलिमेंट्स थे इस सेट में, यानी कि हफ्ते के जो दिनों के नाम आ रहे हैं, ठीक है, उनको हमने एक्स के इक्वल रखा, ठीक है। आपको मैंने बताया पिछले हर पार्ट में कि सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो भी सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनको हम किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के इक्वल रखते हैं, इंग्लिश लेटर के इक्वल रखते हैं। तो मैंने लिखा है एक्स सच दैट कि ये जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इस सेट ई में, यानी कि हफ्ते के जो दिनों के नाम हैं वो किससे बिलोंग करते हैं? सच दैट एक्स इज सेट ऑफ डेज इन अ वीक।
कि ये जो है हफ्ते के या वीक में जो नेम ऑफ डेज होते हैं या हफ्ते के दिनों के नाम होते हैं, ये जो सेट ई है ये उन पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो इस तरह मैंने इस सेट ई को भी सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें सेट एफ दिया गया है। ये है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30 के 10 और 30 के दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं या मुफरद आदाद जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो उन सारे प्राइम नंबर पे ये सेट एफ मुश्तमिल है। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सेट लिखा, अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जुमले की सूरत में, इसको अब आप सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एफ इज इक्वल टू, और उसके बाद इस सेट के जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनको मैंने एक्स इक्वल रख दिया। ठीक है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में जो सेट के एलिमेंट होते हैं उनको किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट या किसी भी इंग्लिश लेटर की इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो प्राइम नंबर्स आ रहे हैं 10 से 30 के दरमियान उनको एक्स इक्वल रख दिया। और नेक्स्ट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी। ये एक तो मैं ये पता चला कि इस सेट में जो नंबर्स आ रहे हैं वो प्राइम नंबर है, मुफरद आदाद है, एंड उनकी जो रेंज है वो क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 10 एंड एक्स इज लेस देन 30। और वो जो प्राइम नंबर है वो 10 और 30 के दरमियान है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया उनकी जो वैल्यू है वो 10 से बड़ी है और 30 से छोटी है। ठीक है, अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में मैंने इनको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसे नंबर जिन पे डिवाइड होने वाले नंबर्स की तादाद सिर्फ 2 होती है। मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा, देखें ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि ऐसे नंबर जिन पे डिवाइड होने वाले नंबर्स की तादाद सिर्फ 2 होती है। जैसे अब ये 2 है, इस पे डिवाइड होने वाले जो नंबर है वो सिर्फ 2 हैं, या तो ये 1 से डिवाइड हो सकता है या ये 2 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह ये 3 है, अब ये या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या 3 के टेबल से डिवाइड हो सकता है। इसी तरह ये 5 है, 7 है, 11 है, 13 कर लें, 17 कर लें, 19 कर लें, 23 कर लें, ये जितने भी नंबर्स हैं ये या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं या मुफरद आदाद कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमें सेट दिया गया था ये प्राइम नंबर्स का सेट था। ठीक है, तो ये इसका मैंने सोल्यूशन ऑलरेडी लिख दिया था, सिर्फ मैंने प्राइम नंबर को थोड़ा एक्सप्लेन किया। इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज इक्विवेलेंट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे हमें दो सेट दिए गए हैं, तो हमने देखना है कि इनमें से कौन कौन से सेट इक्विवेलेंट सेट हैं। ठीक है, देखें इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं। अगर आपको इस तरह 2 सेट दिए जाएं तो अगर दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी कि एलिमेंट की तादाद अगर बराबर हो तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं होंगे या एलिमेंट की तादाद बराबर नहीं होंगे तो वो फिर इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। ठीक है, अब पार्ट 1 है, इसमें हमें ये 2 सेट दिए गए, सेट ए है और सेट बी है। अब हमने देखना है कि ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट लिख दिए। अब देखिए सेट ए को देखें, इसमें 5 एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 इंग्लिश लेटर्स हैं या 5 एलिमेंट हैं, और सेट बी है, इसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर नहीं है या एलिमेंट की तादाद बराबर नहीं है, तो फिर ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम आंसर लिख लेंगे कि जो सेट ए है और सेट बी है, ए एंड बी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। ये जो दोनों सेट है ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि इनमें एलिमेंट की तादाद या नंबर ऑफ एलिमेंट वो बराबर नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए, यहाँ पर आपको ये 2 सेट दिए गए हैं, सेट सी है और सेट डी है। अब देखना है कि ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने दोनों सेट लिख दिए, अब हम देखते हैं कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपको इस तरह 2 सेट दिए जाएं और उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट की तादाद अगर बराबर हो तो फिर वो दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। तो देखें अब ये सेट सी है, इसमें भी जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 4 है, और सेट डी है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, दोनों में एलिमेंट की तादाद बराबर है। तो इसका मतलब है ये सेट सी और डी जो है ये इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख लेंगे कि सेट सी एंड डी आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आप इस तरह लिख लें, या इक्विवेलेंट को शो करने के लिए सिंबल यूज किया जाता है, वो मैं आपको बता देता हूं। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सेट सी इज इक्विवेलेंट टू सेट डी। ये एक साइन यूज किया जाता है इक्विवेलेंट सेट को शो करने के लिए। अब चूंकि ये सी और डी दोनों इक्विवेलेंट है तो मैंने लिखा सी इज इक्विवेलेंट टू सेट डी। ठीक है, तो आप इस तरह आंसर लिख लें या आप इस तरह आंसर लिख लें, दोनों ठीक है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 पे आ जाए, यहां पर अब ये सेट ई है, इसमें हमें ये सेट दिया गया है सेट ऑफ वॉवल लेटर। इंग्लिश के जो वॉवल लेटर्स होते हैं ये उनका सेट है, और सेट एफ हमें दिया गया है, इसमें ये 5 लेटर्स हमें दिए गए। ठीक है, तो हमने देखना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट लिख दिए। अब देखें इसमें हमें पहले ही करना पड़ेगा कि ये जो सेट ई है ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया, जुमले की सूरत में दिया गया है। पहले तो इसको आप कन्वर्ट कर लें टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेट ई इज इक्वल टू, और उसके बाद क्योंकि ये वॉवल लेटर्स का सेट है, ये मैं बताया गया था
तो मैंने इसमें जितने भी वॉवल लेटर्स होते हैं इंग्लिश के वो लिख दिया AEIOU, ये 5 लेटर्स जो है इनको वॉवल कहा जाता है, ठीक है। तो इस सेट को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया और साथ में ये वाला सेट लिख दिया। अब आप इन दोनों सेट को देखेंगे ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है, तो उसके लिए इनके नंबर ऑफ एलिमेंट देखें, अगर दोनों के एलिमेंट की तादाद बराबर है तो फिर ये दोनों सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है। तो देखें आप, ये जो सेट ई है इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है और सेट एफ में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, दोनों सेट में एलिमेंट की तादाद बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिख लेंगे कि सेट ई एंड एफ आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है, कि ये जो दोनों सेट है ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि इनमें एलिमेंट की तादाद बराबर थी, ठीक है। तो जिस तरह आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि आप इस तरह आंसर लिख दें, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि E इज इक्विवेलेंट टू F, कि ये जो सेट E है ये F के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 4 पे आ जाए। यहां पर हमें ये दो सेट दिए गए हैं, सेट G है इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं और सेट H है इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं, तो हमने देखना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने दोनों सेट लिख दिए। अब ये देखना है कि ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है, तो उसके लिए इनके नंबर ऑफ एलिमेंट देख लें। अगर दोनों में एलिमेंट की तादाद बराबर है तो फिर ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, अगर एलिमेंट की तादाद बराबर नहीं है तो फिर वो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट नहीं होंगे। तो देखें अब ये सेट G है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है और सेट H है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, दोनों में एलिमेंट की तादाद बराबर नहीं है, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये जो सेट G और H हैं ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है क्योंकि इनमें एलिमेंट की तादाद बराबर नहीं है। तो आप अपना आंसर लिख लेंगे G एंड H, यानी कि ये जो सेट G और H है आर नॉट इक्विवेलेंट सेट, ये दोनों इक्विवेलेंट सेट नहीं है। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज इक्वल सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे हमें दो सेट दिए गए हैं, तो हमने देखना है कि ये जो दो सेट है इनमें से कौन कौन से सेट आपस में इक्वल सेट है, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, उसमें हमने इक्विवेलेंट सेट बताए थे। इक्विवेलेंट सेट की सूरत में हमने ये देखा था कि अगर आपको इस तरह दो सेट दिए जाएं तो उनमें एलिमेंट की तादाद बराबर हो तो वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। लेकिन इक्वल सेट की सूरत में हमें एक तो ये देखना पड़ेगा कि अगर आपको दो सेट दिए गए हैं, एक तो उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट की तादाद हमने देखना है कि अगर वो बराबर है, और दूसरा हमने ये भी देखना है कि एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, जो एलिमेंट्स एक सेट में है वही वाले एलिमेंट दूसरे सेट में हो। अगर ये दो कंडीशन पूरी होंगी तो फिर वो दोनों सेट इक्वल सेट कहलाएंगे, ठीक हो गया। तो देखिए पार्ट 1 है, इसमें ये दो सेट है, इनको हमने देखना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सेट लिख दिया है। अब देखें सेट ए है इसमें 4 एलिमेंट है 3, 6, 9, 12, और सेट बी देखें इसमें भी 4 एलिमेंट है 9, 12, 3, 6, दोनों में एलिमेंट की तादाद बराबर है और दोनों में एलिमेंट सेम भी है। अब ये जो सेट बी है इसमें जो एलिमेंट की तरतीब है वो आगे पीछे है, तो तरतीब के आगे पीछे होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये भी वही नंबर्स हैं जो कि सेट ए में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इन दोनों सेट में एलिमेंट की तादाद भी बराबर है और एलिमेंट सेम भी हैं, तो हम ये कहेंगे कि सेट ए और बी जो है ये इक्वल सेट है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल है, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें सेट सी और डी है, हमने देखना है कि ये सेट इक्वल है या नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि इक्वल सेट के लिए एक तो दोनों सेट में एलिमेंट की तादाद बराबर होना जरूरी है, दूसरा एलिमेंट का सेम होना भी जरूरी है। तो देखिए अब सेट सी में जो है एलिमेंट 5 है और सेट डी में 4 एलिमेंट है, यानी कि एलिमेंट की तादाद बराबर नहीं है, तो फिर ये दोनों सेट इक्वल सेट नहीं है, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि सी एंड डी आर नॉट इक्वल सेट, ये जो दोनों सेट है ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद पार्ट 3 है, इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं, एक सेट ई है इसमें ये 4 हमें नंबर दिए गए हैं, इसके 4 एलिमेंट है, और एक सेट एफ है। अब ये जुमले की सूरत में या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स, जो पहले 4 प्राइम नंबर होते हैं उनका ये सेट है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सेट लिख दिए दोनों। अब हमें ये करना पड़ेगा, पहले ये जो सेट एफ है जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जुमले की सूरत में है, इसको भी हमें पहले टेबुलर फॉर्म में यानी कि इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि ये दोनों सेट आपस में इक्वल सेट हैं या नहीं, ठीक है। तो देखें हम सेट एफ को अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये सेट ई को तो मैंने एज इट इज लिख दिया और सेट एफ को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब यहां पर हमें बताया गया था कि जो पहले 4 प्राइम नंबर होते हैं उन पे ये सेट एफ मुश्तमिल है, तो पहले 4 प्राइम नंबर मैंने लिख दिए। प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में काफी जगह पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऐसे नंबर जिन पे डिवाइड होने वाले नंबर्स की तादाद सिर्फ 2 हो, यानी कि वो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं या सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर या मुफरिद आदाद कहलाते हैं। जैसे 2 है, अब इस पे 1 डिवाइड हो सकता है और 2 का टेबल डिवाइड हो सकता है। 3 है, इस पे 1 डिवाइड हो सकता है और सिर्फ 3 का टेबल डिवाइड हो सकता है, ठीक है। ये जितने भी नंबर्स हैं इन पे या तो 1 डिवाइड हो सकता है या इनका अपना टेबल डिवाइड हो सकता है और कोई भी नंबर इन पे डिवाइड नहीं हो सकता।
तो हमने पहले 4 प्राइम नंबर लिखने थे, तो मैंने यहां पर पहले 4 प्राइम नंबर लिख दिए। ठीक है, हमने इस सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों सेट अगर आप देखें, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर है, दोनों में एलिमेंट की तादाद 4 है और दोनों में एलिमेंट सेम भी है, एक जैसे एलिमेंट है। तो फिर हम कहेंगे कि सेट ई और एफ जो है ये इक्वल सेट है। तो हम लिख लेंगे अपना आंसर कि ई इज इक्वल टू एफ, कि सेट ई और एफ आपस में इक्वल सेट है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 4 है, इसमें ये दो सेट दिए गए हैं जी और एच। ठीक है, तो इनको हमने देखना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने पहले दोनों सेट लिखे। अब देखें, इक्वल सेट के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। एक तो जो दो सेट आपको दिए जाएंगे उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट की तादाद बराबर होनी चाहिए। तो इस केस में देखें, यहां पर भी 4 एलिमेंट है, यहां पर भी 4 एलिमेंट है, दोनों सेट में एलिमेंट की तादाद तो बराबर है, लेकिन दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि एलिमेंट का सेम होना भी जरूरी है, दोनों सेट में एक जैसे एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तादाद तो बराबर है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो सेट हैं ये इक्वल सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि जी इज नॉट, कि जी एंड एच आर नॉट इक्वल सेट, कि जी और एच जो है, ये जो दो सेट है ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ एक्सरसाइज 1.12 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।